नमस्कार दोस्तों। जो कंट्री कभी भी वॉर को इनिशिएट करती है वो खुद भी ग्लोबल लेवल पर उतने ही खतरे पे होती है। तो फिर क्या ऐसी मजबूरी रही होगी रशिया की जिससे उसको यूक्रेन पर इतना बड़ा अटैक करना पड़ा। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तो दोस्ती का ऐसा जमाना था कि यूक्रेन ने अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को ही दे दिए थे। तो समझते हैं कि यूक्रेन रशिया के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी और इससे क्या इफेक्ट पड़ा बाकी के कंट्रीज में, और साथ में ये भी समझते हैं रशिया की जो इकोनॉमी है वो खुद से कैसे इंटरनली डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक टाइम था जब यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था। बात है 1991 की, जब यूएसएसआर यानी द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारे अलग अलग देश टुकड़ों में बंट गए थे, और इनमें से सबसे बड़ा देश था वो बना रशिया, और इन्हीं यूएसएसआर के टुकड़ों में से एक देश था जिसका नाम है यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन की बाउंड्री अभी भी रशिया के साथ लगी हुई है। अब जब किसी कंट्री की बाउंड्री दूसरी कंट्री के साथ लगी हुई है और दोनों पहले एक ही थे तो वहां पर कल्चरल टाइज ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और इसी की वजह से कभी कभी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिलता है। कल्चरल एक्सचेंज होने की वजह से भी हमें यूक्रेन के अंदर मेजॉरिटी में रशियन प्रो स्पीकिंग लोग देखने को मिलते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे प्रो रशियन लोग रहते हैं और यूक्रेन के लोग इनको ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। अब यूएस कभी ये नहीं चाहता कि यूक्रेन रशिया के पास जाए किसी चीज के लिए, तो यूएस हमेशा यूक्रेन से कहता है कि हम तुमको चीजें प्रोवाइड करेंगे ताकि एक ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर क्रिएट रहे रशिया और यूक्रेन के बीच हमेशा। अब यूक्रेन, बता दूं दोस्तों कि ये यूरोपियन कंट्रीज के भी सबसे नजदीक देश है। यहां पर हमको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है G8। तो G8 एक फोरम है जो उसके कंट्रीज के मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू कोऑपरेट इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस। तो G8 में पहले यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, इटली और रशिया ये कंट्रीज हुआ करती थी। पर 2014 में G8 के जो बाकी मेंबर्स थे उन लोगों ने रशिया को बाहर निकालने का फैसला किया, और उसका ये रीजन बताया जाता है कि जिस तरह से रशिया ने एक इलीगल अटेम्प्ट करके क्रीमिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद 2015 में एक MNIS के एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें यूक्रेन ने कहा कि अब हम फर्दर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और इसमें एक 12 पॉइंट प्लान बनाया गया था लड़ाई खत्म करने के लिए। उस प्लान को आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें यह भी कहा गया था कि डॉनबस के रीजन में से वेपन्स को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद भी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा दोनों देशों के बीच, और ट्रबल कंटिन्यूड रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब 2017 में यूक्रेन ने कहा कि अब हम नाटो को ज्वाइन करेंगे। तो सवाल यह है कि अब ये नाटो क्या होता है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका दूसरा नाम अटलांटिक अलायंस भी है। यूरोप के अंदर बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर्स है। तो नाटो एक इंटरनेशनल अलायंस है जो कि 1949 के अंदर 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के बीच ये बनाया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। इस डाउनफॉल की वजह से वहां के जो लोग थे उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अफेक्टेड रही, और कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स थे उनका ये एक कलेक्टिव एफर्ट था जिसको हम बोलते हैं नाटो अलायंस। तो नाटो कंट्रीज ने अगर कोई भी कलेक्टिव डिसीजन लिया तो ये 30 मेंबर कंट्रीज का एक कलेक्टिव डिसीजन माना जाता है, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है। बट बता दूं दोस्तों कि यूक्रेन आज भी नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके सारे यूरोपियन कंट्रीज वो सभी नाटो के मेंबर्स हैं, और अब वो नाटो में एंट्री करने की पूरी कोशिश कर रहा है। करीबन 4200 सोल्जर्स, यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, और रशिया किसी भी कीमत पर
यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि ये लड़ाई एक्चुअली में यूक्रेन और रशिया की तो है ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीजन है ये सब फैलाया है यूएस और रशिया ने। बेचारा ये यूक्रेन तो बीच में ऐसे ही फंस गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा रीजन जो है नेचुरल गैस। अब यूक्रेन मेजॉरिटी में नेचुरल गैस को सप्लाई करता है। वहां पर बहुत ही बड़े बड़े नेचुरल गैस के चैम्बर लगे हुए हैं और जो नेचुरल गैस सप्लाई होती है वो सब कुछ सप्लाई उसकी पाइपलाइन के द्वारा होती है और यही पाइपलाइन आगे जाके यूरोप के अंदर भी जाती है। रशिया को लगता है कि जितने भी चैम्बर्स अभी यूक्रेन के पास हैं उस पर यूरोपियन यूनियन अपना कब्जा करना चाहती है और यही एक मेन रीजन है जिससे 2014 में रशिया ने क्रीमिया जैसे रीजन को अपने पास ऑक्यूपाई कर लिया और उसके बाद कुछ हिस्सों पर अभी यूक्रेनियन के जो सैनिक हैं उनको मार भी दिया, जैसे कि अभी हम सुनते हुए आ रहे हैं रिसेंटली। और जिन जगहों पर इन सैनिकों को मारा गया है इन जगह के नाम है डोनेस्टिक और लुहांस और ये पूरा रीजन डॉनबास रीजन के नाम से जाना जाता है। तो आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इस जगह की? इसी रीजन में यूक्रेन के पास जो नेचुरल गैस के चैम्बर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है। इन्हीं गैस फील्ड्स में से ये यूरोप को सेल करते हैं। इस वजह से यूरोपियंस चाहते हैं कि इसमें उनका हक रहे और सेम यही बात रशिया भी चाहता है। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यूएस को बीच में आना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच। जो प्रेसिडेंट बिडेन है वो काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है। तो मैं बता दूं दोस्तों वो वीक नहीं है, वो बल्कि बहुत ही तेज और चालाक प्रेसिडेंट है। यूएस इंडिया पे काफ़ी टाइम से ये प्रेशर बना रहा है कि रशिया के खिलाफ बयान दो, लेकिन इंडिया बहुत ही एक डिसेंट कंट्री है। वो यूएस के हिसाब से चलकर अपना नुकसान कराने वालों में से नहीं है और ना ही वो अपनी रशिया से कभी बिगाड़ना चाहेगा। तो अब समझते हैं कि रशिया की इकोनॉमी कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है इस वॉर से। अगर हम ध्यान दें तो रशियन करेंसी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेजी से नीचे गिर रही है। काफी ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं, बहुत ही ज्यादा चीजों में बैन लग चुका है रशिया के अंदर। किसी के पास भी कैश नहीं है देने के लिए और एटीएम के पार भी बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। साथ साथ 33 ऐसे देश हैं जिन लोगों ने एयर स्पेस की सेवाओं को क्लोज कर दिया है रशिया के लिए। इसका मतलब ये है कि रशिया के एयरप्लेन्स अलाउड ही नहीं है उन कंट्रीज में एंटर करने के लिए और इससे बहुत सारे टूरिस्ट का जो वापस आना है वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट को करने के लिए रशिया को एटलीस्ट $20 बिलियन का रोज खर्चा करना पड़ता है। तो मेजर कार कंपनीज जैसे कि BMW, वोक्सवैगन, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज, इन सब कार कंपनीज ने ये बोल दिया कि अब ये रशिया में कार एक्सपोर्ट करना ही बंद कर देंगे। वीजा और मास्टर कार्ड भी रशिया के अंदर अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने के लिए रेडी हैं। लोगों की जो रेगुलर लाइफ है उसमें अब पेमेंट को इनिशिएट करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे करेंसी की अगर हम बात करें तो 2021 में $1 की कीमत इक्वल टू 70 रशियन रूबल थी, लेकिन जब से ये वॉर इनिशिएट हुआ है तब से जो है ये $1 की कीमत इक्वल टू 150 रशियन रूबल आ गई है। तो देखिए कितनी कंसिस्टेंसी से ये वैल्यू लूज होती जा रही है और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी काफी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और इस इन्फ्लेशन के एकदम से राइज होने से काफी पॉवर्टी और काफी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को भी मिल रहा है। अब इंडिया में इसका क्या इफेक्ट होगा? इंडिया में इसका ये इफेक्ट होगा कि गैस के रेट्स हमें फिर से बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। पेट्रोल 100, 105, 110 वापस टच कर सकता है। इंडिया के अंदर जो सरसों का तेल है वो भी यूक्रेन से आता है, तो वो भी हमको महंगा होता हुआ दिख सकता है अभी कुछ टाइम बाद। तो इंडिया को तो ना ही ज्यादा यूएस की ओर झुकना है और ना ही रशिया की ओर, बिल्कुल एक बैलेंस बना के रखना होगा जैसा कि अभी तक हम बनाते हुए आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम मिनिस्ट्री एंगल से समझते हैं जो प्रीवियस 3 मिनिस्टर रह चुके हैं यूक्रेन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विक्टर की। तो विक्टर एक प्रो रशियन पर्सन थे। अब 2010 में पुतिन ने एक विक्टर के साथ डील साइन करी थी जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें 30% के प्राइस कट के साथ नेचुरल गैस सप्लाई करूंगा, बट इन रिटर्न तुम्हें रशियन नेवल फ्लीट को अगले 25 साल के लिए ब्लैक सी में एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन के लोगों को ये वाली डील बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा, इसके कुछ टाइम के बाद पुतिन ने अपने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करे
और चेंजेस कुछ इस तरह से करे कि अब वो जब तक चाहे वो तब तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और सेम ये काम कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का यूक्रेन के अंदर विक्टर ने भी करना चाहा, लेकिन अब इससे बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो वो चेंज करना चाहते थे, उस वजह से लोगों में इतना भागा दौड़ी हो गई, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया सड़कों में। तो अब विक्टर के बाद जो प्रेसिडेंट आए उनका नाम था पेट्रो, और पेट्रो जो प्रेसिडेंट थे उनको ये बोला जाता है कि वो प्रो नेटो थे। और इसी पीरियड पे रशिया क्रीमिया पर अटैक कर लेता है और वो पूरा रीजन उनके पास चला जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब 2019 में ज़ेलेंस्की की एंट्री होती है मिनिस्ट्री में, और वो एक 10 ईयर फॉर्मूला लेकर आते हैं। यूक्रेन ने ये एग्री करा कि अब जो लोकल इलेक्शंस होंगे वो डॉनबास रीजन के अंदर होंगे, बट ये सब होगा यूक्रेनियन लॉ के अंदर। और ये भी तभी होगा जब रशिया के जो फोर्सेस हैं, रशियन फोर्सेस, वो वहां से चली जाएंगी। और ट्रूप्स अगर वहां से नहीं जाते हैं तो वो इलेक्शन हेल्ड होने ही नहीं देंगे। तो इन सब बातों से और कुछ पहले की घटनाओं की नजर रखते हुए और ज्यादा टेंशन्स बढ़ गई यूक्रेन और रशिया के बीच, और इसीलिए 24 फरवरी 2022 को वॉर डिक्लेयर कर दिया रशिया ने यूक्रेन पर, जिसके बाद से हमको तो सिर्फ एक्सप्लोजन्स और मिसाइल्स की आवाजें आती। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि यूक्रेन के लिए एक तरफ तो है यूरोपियन यूनियन और एक तरफ है रशिया, और वो किसके पास जाए इस बात से भी उसको काफ़ी डर लगता है। रशिया को लगता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना कर ले, वरना अमेरिका उन पर हावी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। कंटेंट समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। तो मिलते हैं एक ऐसी कवर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए एवरीवन बी सेफ, हैव अ ब्यूटीफुल डे एंड सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।